हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एमओटी के सेकंड पार्ट की, यानी कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के सेकंड पार्ट की। जो लास्ट हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 12, उसमें हमने पढ़ा था कि मोलिकुलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स से, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल किस तरह से फॉर्म होते हैं, किस तरह से बनते हैं। और इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के फॉर्म होने की हमने एक स्पेशल मेथड की बात करी थी लास्ट लेक्चर में, और उस मेथड का नाम था LCAO मेथड, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात हमने करी थी लास्ट लेक्चर में। और हमने देखा था कि किस तरह से कोई भी दो एटम्स के सारे ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से, उनके कॉम्बिनेशन से किस तरह से मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है और कितने तरह के मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो हमने वहां पे दो तरह के मोलिकुलर ऑर्बिटल्स देखे थे, जिसमें एक हमने बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की बात करी थी और एक हमने एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की बात करी थी। और हमने ये भी देखा था कि कब मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे और कब एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये इतनी बातें हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। अब ये जो हमारा लेक्चर नंबर 13 है, इसमें हम बात करेंगे एमओटी के सेकंड पार्ट की। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की कि ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, किसमें ओवरलैपिंग हो रही है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग हो रही है, वो किस किस टाइप से हो सकती है या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिख लीजिए आप, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की क्या क्या टाइप्स है। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए हैं, वो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की, मोलिकुलर ऑर्बिटल जो हमने बनाए हैं उनके क्या क्या टाइप्स है। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमने तो मोलिकुलर ऑर्बिटल दो तरह के बनाए हैं, यानी कि मोलिकुलर ऑर्बिटल दो टाइप के होने चाहिए, एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। लेकिन यहाँ पे जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के टाइप है, उसमें एक स्पेशल टाइप और आ जाता है मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में, और वो टाइप होता है नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कब फॉर्म होंगे, किस तरह से फॉर्म होंगे, उसकी भी बात हम करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की। मोलिकुलर ऑर्बिटल जो हमने बनाए हैं उनकी स्टेबिलिटी किस तरह की होती है, कौन सा मोलिकुलर ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल रहेगा और कौन सा मोलिकुलर ऑर्बिटल कम स्टेबल रहेगा। इसके बाद में हम यहाँ पे एक चीज और डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो एमओटी हमारी होती है उसका एक मेन एप्लीकेशंस भी है वो, और उसका नाम है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि लास्ट उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वहां पे टाइम इश्यू के कारण हम बॉन्ड ऑर्डर डिस्कस नहीं कर पाए थे। लेकिन यहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर जरूर डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर हालांकि हमने आपको वहां पे ब्रीफ में बता दिया था कि कोई भी दो एटम्स जिनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुए हैं दो एटम्स के बीच में, उसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स को ही कहते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर। तो हम यहाँ पे आज बात करेंगे इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की, फिर बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल, स्टेबिलिटी ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड बॉन्ड ऑर्डर। तो चलिए हम इस लेक्चर में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की, ओवरलैपिंग की क्या क्या टाइप्स हो सकती है। अब जो आपके मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म हुए हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल ये किससे फॉर्म हुए हैं, तो ये किन्हीं भी दो एटम जिनमें बॉन्डिंग हो रही है उन एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग से फॉर्म हुए हैं, ओवरलैपिंग हुई है उनमें, ओवरलैपिंग हुई है, या इसे हम बोल सकते हैं कि उनमें कंबाइन हुए हैं वो आपस में, या इसे हम बोल सकते हैं कि वो आपस में मर्ज हुए हैं, यानी कि वो आपस में जुड़े हैं, तब जाकर हमारे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये जो ओवरलैपिंग हुई है, ये जो कंबाइन हुए हैं, ये जो मर्ज हुए हैं, ये किस किस तरह से हुए हैं उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में। अब हमने आपको लास्ट लेक्चर में एक चीज और बताई थी कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ये कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज करेंगे, कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे। तो वे एटॉमिक ऑर्बिटल ही कंबाइन कर सकते हैं जिनकी सिमेट्री सेम हो, जिनकी सिमेट्री आपस में सेम हो, या जिनकी एनर्जी नियरली एनर्जी सेम हो,
जिनकी एनर्जी नियरली सेम हो, या जो सेम प्लेन से एग्जिस्ट करते हो या सेम प्लेन में हो। तो इस तरह के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहेंगे वही कंबाइन कर सकते हैं, वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे और उनसे जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किस तरह के रहेंगे, उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर किस तरह का रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ओवरलैपिंग किस तरह से हो रही है डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। तो जब दो एसएस ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग हो तब क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। एसएस ओवरलैपिंग, जब दो एसएस ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग हो, या इसे आप लिख सकते हो कि दो 1s ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग हो। तो क्योंकि एसएस भी अगर हम लिखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट एसएस में भी ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, क्योंकि एनर्जी सेम होनी चाहिए तभी ओवरलैपिंग हो। मान लो दो एटम है आपके पास में, वही हम एटम ए और एटम बी लेके चलते हैं, और एटम ए का भी हम 1s लेते हैं और एटम बी का भी हम 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेते हैं, और इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हम जब ओवरलैपिंग कराते हैं तो किस तरह से हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। अब एसएस ऑर्बिटल ले रहे हैं तो जो एस ऑर्बिटल होता है उसका शेप कैसा होता है, तो उसका शेप स्फेरिकल शेप होता है। ये एटम ए का जो है आपका 1s ऑर्बिटल से, प्लस आपका जो एटम बी है उसका भी हम 1s ऑर्बिटल्स ले लेते हैं, और इन ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग हो रही है। तो हमने वहां पे आपको बताया था कि जो ये ओवरलैपिंग हो रही है, जो कंबाइन हो रहे हैं, ये दो तरह से इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। कौन कौन से दो तरीके से हो सकता है, एक तो इनमें हो सकता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, और एक हो सकता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा तब किस तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो किस तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब हम यहाँ पे इन दोनों को जोड़ रहे हैं, प्लस साइन लगा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं दो वेव का या दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। तो जो बनने वाला नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रहेगा वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किस तरह का रहेगा, तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि हम जो ओवरलैपिंग करवा रहे हैं वो ओवरलैपिंग हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवा रहे हैं, और जो नया बनने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रहेगा उस ऑर्बिटल्स का जो शेप रहेगा वो शेप कुछ इस तरह का रहेगा। ये दो एसएस के एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज कर गए और इनसे एक नया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गया, और इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का शेप कुछ इस तरह का रहेगा। ये जो बना है ये बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का अब जो नाम रहेगा वो नाम रहेगा सिग्मा 1s। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है इसका नाम क्या रहेगा, सिग्मा 1s, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ और जब एसएस ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होती है तो वहां पर हमेशा सिग्मा ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कि ये जो दोनों आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स है इनमें जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो इंटरफेरेंस कैसा हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव, यानी कि इनके जो ओवरलैपिंग हो रही है उस ओवरलैपिंग में इनका जो ट्रंग रहेगा वो एक दूसरे ऑर्बिटल्स के क्रिस्ट से ओवरलैप करेगा या इंटरफेरेंस होगा। तो जो नया ऑर्बिटल्स बनेंगे वो ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह से दिखेंगे। देखिए वो ऑर्बिटल्स किस तरह से दिखेंगे। अब नया जो ऑर्बिटल्स फॉर्म होगा वो नया ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह से दिखेंगे। यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, और जो ये स्पेस रहेगी इस स्पेस को हम बोलते हैं या इस जगह को हम बोलते हैं नोडल प्लेन। नोडल प्लेन, अब नोडल प्लेन क्या होता है वो भी आप समझिए। तो हम जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसे बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप छोड़िए, हम सिर्फ ऑर्बिटल्स की बात करते हैं कि ऑर्बिटल हम किसे बोलते हैं। तो ऑर्बिटल हम किसी भी एटम्स के अंदर उस जगह को, उस प्लेस को बोलते हैं ऑर्बिटल, उस प्लेस को बोलते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होती है। उस जगह को हम क्या बोलते हैं,
ऑर्बिटल्स बोलते हैं उस एटम के अंदर। अब नोडल प्लेन क्या होता है, तो नोडल प्लेन किसी भी एटम्स के अंदर वो जगह होती है, वो प्लेस होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। यानी कि नोडल प्लेन पर कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता। यानी कि हम बोल सकते हैं कि किसी भी एटम्स के अंदर नोडल प्लेन वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, जहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता। तो एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है, ये ऑर्बिटल कैसा रहेगा, ये ऑर्बिटल जो फॉर्म हुआ है इसे हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और इसे हम किस तरह से दर्शाएंगे, तो इसे हम दर्शाएंगे सिग्मा स्टार और 1s, सिग्मा स्टार 1s। जबकि हम बॉन्डिंग को किस तरह से दर्शाएंगे, सिग्मा 1s, यानी कि एंटी बॉन्डिंग को हम स्टार लगा के दर्शाएंगे। तो जब एसएस ओवरलैपिंग होती है या एसएस जब ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो वो किस तरह के दो ऑर्बिटल्स बनाएंगे, तो एक ऑर्बिटल्स बनाएगा एंटी बॉन्डिंग और एक बनाएगा बॉन्डिंग। इसमें से जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स रहेंगे, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स रहेंगे उनकी एनर्जी कम रहेगी, इसीलिए हमने इसे नीचे बनाया है। और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स रहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी ज्यादा रहेगी। अब अगर हम बात करें कि ये हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, इनकी एनर्जी इन दोनों ऑर्बिटल्स के कंपेयर में किस तरह से रहेगी, तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहते हैं हमारे, उनकी एनर्जी जो रहेगी वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल से ज्यादा रहती है लेकिन एंटी बॉन्डिंग से कम रहती है। यानी कि जो हमारे दो ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए हैं यहाँ पे, दो ऑर्बिटल्स के मर्ज होने से उनमें से एक ऑर्बिटल्स की एनर्जी हमारे जो पेरेंट ऑर्बिटल्स थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनसे ज्यादा रहती है। और किनकी ज्यादा रहती है, तो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा रहती है और बॉन्डिंग की कंपैरेटिवली एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी कम रहती है। तो आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह से जब दो एस ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, 1s जब कंबाइन करते हैं तो किस तरह से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, जिसमें से एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग होता है। इसी तरह से जो 2s के ऑर्बिटल्स रहेंगे उनमें भी इसी तरह का कंबाइन करेंगे या इसी तरह की ओवरलैपिंग होगी। अब हम अगली ओवरलैपिंग की बात करते हैं जो कि हमारी होने वाली है एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल्स जब कंबाइन करें। अब हमने आपको लास्ट लेक्चर में वहां पे बताया भी था कि जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो जो s ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें सारे p ऑर्बिटल्स कंबाइन नहीं करते, सिर्फ s के साथ कौन से p ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, तो सिर्फ pz, जो pz ऑर्बिटल रहेगा, जो p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें से जो pz रहेगा वही सिर्फ s के साथ कंबाइन कर सकता है। ऐसा क्यों, इसका रीजन भी हमने आपको बताया था, क्योंकि जो pz ऑर्बिटल्स होता है, जो pz ऑर्बिटल्स होता है वो s के साथ में सेम प्लेन में होते हैं। s भी मॉलिक्यूलर प्लेन में प्रेजेंट होता है और जो pz रहता है वो भी मॉलिक्यूलर प्लेन में प्रेजेंट होता है। इस कारण से s ऑर्बिटल्स के साथ सिर्फ और सिर्फ pz ऑर्बिटल ही ओवरलैप कर सकता है। अब जब s और pz ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो किस तरह के हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। पहले इसे थोड़ा सा रफ करते हैं। तो जो नेक्स्ट टाइप की हमारी ओवरलैपिंग है वो है s और pz ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग। तो s का वही स्ट्रक्चर रहेगा, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, और जो pz रहता है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से रहेगा, तो pz जो ऑर्बिटल्स रहता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये पॉजिटिव लोब और ये नेगेटिव लोब, और ये s का भी पॉजिटिव लोब। अब जो s और p ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग भी दो तरह से हो सकती है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू। तो पहले हम बात करेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू जो ओवरलैपिंग होगी उसमें किस तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा या उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। देखिए किस तरह से वो दिखने वाला है। तो एक जो लोब रहेगा इसमें पॉजिटिव वाला एक लोब बड़ा बनेगा और एक लोब यहाँ पे छोटा बनेगा, और ये छोटा लोब रहेगा ये नेगेटिव और जो बड़ा लोब रहेगा ये पॉजिटिव। और इस तरह से जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरह का रहेगा, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होगा। और इसका जो नाम रहेगा वो नाम इसका क्या रहेगा, तो इसका नाम रहेगा सिग्मा बॉन्डिंग
मोलिकुलर ऑर्बिटल, क्योंकि s के साथ में ओवरलैप किया है तो हमेशा जो मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा वो किस तरह का रहेगा, वो सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल्स रहेगा। अब अगर ये ओवरलैपिंग किस तरह की हो, तो ये ओवरलैपिंग अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हुई हो तो यहाँ पे अब जो साइन आएगा वो साइन किस तरह का हो जाएगा, साइन हो जाएगा माइनस, और अब लोब जो रहेंगे वो लोब पलट जाएंगे, यानी कि नेगेटिव की जगह पॉजिटिव और पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव आ जाएगा। और जो आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होगा वो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स किस तरह का दिखेगा, तो वो मोलिकुलर ऑर्बिटल आपका अब कुछ इस तरह से दिखेगा। ये आपका जो पॉजिटिव लोब है s का, प्लस आपका जो नेगेटिव लोब है, ये आपका नेगेटिव लोब, और ये आपका पॉजिटिव लोब, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और इस तरह का जो मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा वो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स रहेगा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और इसे हम क्या कहेंगे, इसका नाम जो रहेगा वो नाम रहेगा इसका सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये तो हमारा जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बने हैं ये किस किस तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल से बने हैं, तो ये s और pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग से ये बने हैं। अब अगर हम बात करें कि जब s और जब px या py जब ओवरलैप करे तो किस तरह के मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। पहली बात तो उनमें ओवरलैपिंग होगी नहीं, लेकिन अगर फिर भी आप ओवरलैप करवा देते हो या उनमें ओवरलैपिंग होती है तो किस तरह से मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये आपका s हो जाएगा, और जो px और px और py जो रहते हैं वो उनका जो सिमेट्री रहती है या जो उनका जो एक्सिस रहता है या प्लेन जो रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा px और ये हमारा s ऑर्बिटल्स, और इनमें ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह की ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, और इस तरह से जो ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं उन ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हम इन्हें कहते हैं जब आपका s और px या py ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करते हैं तब। तो यहां से आपको आइडिया आया होगा कि एक तरह के और हमारे पास में मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं, और वो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, वो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कब फॉर्म होंगे या नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल किन्हें हम बोलते हैं, तो जब ऐसे ऑर्बिटल्स ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग हो, या ओवरलैपिंग का केस वहां पे नहीं भी होता है क्योंकि ओवरलैपिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, वो ओवरलैप करते ही नहीं है। बाकी हम इसे इस तरह से बोल सकते हैं कि ओवरलैपिंग के बाद जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बच जाते हैं जिनमें ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स से जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बने हैं या जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स रहते हैं उन्हें हम नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और ऐसे ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे, तो ऐसे ऑर्बिटल्स वे होंगे जब s और px या py ऑर्बिटल्स बच जाते हैं तो उनमें जो ओवरलैपिंग होती है तो उन्हें हम नॉन बॉन्डेड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि जब s और pz जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें ओवरलैपिंग होगी तो किस तरह से आपको दो तरह के बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। इसके बाद में जब pz और pz में ओवरलैपिंग होगी तब हमें जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे वो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स किस तरह के रहेंगे उनकी बात कर लेते हैं। अब जो हमारा s ऑर्बिटल है उसकी जगह पे आ जाएगा pz, यानी कि जब दो pz ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होगी तो किस तरह के मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे हम pz एक और ऑर्बिटल बना लेते हैं, s को हटाकर एक थोड़ा सा छोटा बनेगा, आप समझिएगा इसको। सेम साइज के हैं ये दोनों, आपको डिफरेंट थोड़े से साइज में डिफरेंस दिख रहा होगा। यहाँ पे हम पॉजिटिव और यहाँ पे वापस नेगेटिव लेते हैं और ओवरलैपिंग हम शुरू में पॉजिटिव में कराते हैं, यानी कि सेम साइन में कराते हैं, यानी कि हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवा रहे हैं। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हमेशा किस तरह के मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो आपके मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो ये पहला केस हम देख लेते हैं, इसे भी हम रफ कर लेते हैं। तो जब आपके दो pz
एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग हो रही है। और इस तरह की ओवरलैपिंग को हमने वीबीटी में भी आपको बताया था कि इस तरह की ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं, तो इस तरह की ओवरलैपिंग को हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग बोलते हैं। और हेड टू हेड ओवरलैपिंग में जो आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम जब करवाएंगे इनका, प्लस हम करेंगे इनको, तो हमें जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स मिलेगा वो मोलिकुलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मिलेगा और उसका शेप कुछ इस तरह से रहेगा। ये बड़ा लोब बनेगा यहाँ पे, ये बड़ा लोब इन दोनों पॉजिटिव लोब के मिलने से या ओवरलैपिंग से बना है, और दो लोब ये छोटे छोटे आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे, जो कि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव रहने वाला है, ये नेगेटिव और ये बड़ा लोब पॉजिटिव। और यहाँ पे जो अब आपको नोडल प्लेन मिलेंगे वो दो नोडल प्लेन आपको मिलेंगे, यानी कि पीपी की जब ओवरलैपिंग होती है, पीजेड की जब ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और उसमें जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनता है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो बनता है, उस बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में कितने नोडल प्लेन रहते हैं, तो उसमें दो नोडल प्लेन रहते हैं, दो नोडल प्लेन रहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कई बार वाईवाई में भी पूछ सकते हैं, जब आपके प्रैक्टिकल्स के एग्जाम होंगे, वाईवाई के एग्जाम जब होंगे, तो वहां पे भी आपसे एक्सटर्नल ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब आप पीजेड की हेड टू हेड ओवरलैपिंग करवाते हो और वहां पे जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है उसमें कितने नोडल प्लेन होते हैं। तो यहाँ पे दो नोडल प्लेन होते हैं, आपको दिख रहे होंगे किस तरह से नोडल प्लेन बने हैं। और जो ये ऑर्बिटल से रहेगा इसका नाम हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सिग्मा पीजेड ऑर्बिटल। और ये पी जो हम मिला रहे हैं, ये मर्ज कर रहे हैं, 2pz को हम मर्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसे सिग्मा 2pz मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कहेंगे, और इसमें दो नोडल प्लेन्स रहेंगे। अब अगर मान लो ये जो इंटरफेरेंस हो रहा है, जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, यानी कि ये अपोजिट साइन में हो और ये माइनस में हो। अब हम पीजेड में यहाँ पे जो ओवरलैपिंग करवा रहे हैं वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू करवा रहे हैं। तो अब जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, सॉरी एंटी बॉन्डिंग जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेगा, उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो किस तरह का रहेगा, देखिए। अब जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेगा उसमें ये पॉजिटिव लोब, ये वाला पॉजिटिव लोब, और एक लोब इसमें छोटा रहेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव लोब, और एक जो लोब बनेगा इसमें वो छोटा लोब रहेगा और एक जो लोब रहेगा वो बड़ा रहेगा। और ये जो इस वाले ऑर्बिटल्स का बड़ा लोब रहेगा वो नेगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा, और ये जो प्लेन बनेगा ये नोडल प्लेन बनेगा, नोडल प्लेन बनेगा। तो जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बना है उसमें एक सिंगल नोडल प्लेन बनेगा, जबकि बॉन्डिंग में दो नोडल प्लेन बनेंगे, और इसका जो नाम रहेगा वो नाम रहेगा इसका सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। और इसकी जो एनर्जी रहेगी वो बॉन्डिंग से ज़्यादा रहेगी और जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहेंगे उनसे भी ज़्यादा रहेगी। आप यहाँ से एनर्जी अगर समझ रहे हो तो हमने जो आपका बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाया है उसको हमने जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनसे नीचे बनाया है, जबकि जो एंटी बॉन्डिंग है उसे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल से ऊपर बनाया है। यानी कि एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जी रहेगी वो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा रहेगी, जबकि बॉन्डिंग की जो एनर्जी रहेगी वो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल से कम रहेगी। यानी कि जो इसके पेरेंट ऑर्बिटल्स रहेंगे उनसे एक की एनर्जी कम रहेगी और एक ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा रहेगी। तो ये तो हो गए हमारे पीजेड में ओवरलैपिंग। इसके बाद में हम बात करेंगे पीएक्स और पीवाई में किस तरह से ओवरलैपिंग होती है। तो इसे रफ कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं पीएक्स पीवाई में किस तरह से ओवरलैपिंग होती है। तो जब पीएक्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होती है तो किस तरह से मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होगा, या जो मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ उनका स्ट्रक्चर किस तरह से रहेगा, उनकी बात करते हैं हम। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं पीएक्स दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, पीएक्स और पीएक्स जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें अब ओवरलैपिंग कैसी होगी, तो उनमें अब हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं होगी। उनमें जो ओवरलैपिंग होगी वो किस तरह की होगी, वो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। और जो हमारे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, तो पहले हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म करवा लेते हैं, फिर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म करवा लेते हैं। यानी कि ओवरलैपिंग अभी सेम साइन में हो रही है।
तो जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, अच्छा इसे हम एक तरह से और बना लेते हैं, एक और हम डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। ये कुछ इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं और इसका भी ये पॉजिटिव लोब, नेगेटिव लोब, नेगेटिव लोब। और अब जो हमारे मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे वो किस तरह से दिखेंगे। तो अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवा रहे हैं और मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म कर रहे हैं, तो किस तरह से दिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से दिखेंगे और एक नोडल प्लेन यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से आपको नोडल प्लेन दिखेगा। और ये जो साइन आएगा ये पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। और ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है इसका नाम क्या रहेगा। मान लो ये 2px से लिए हैं आपने, ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है इसका नाम रहेगा पाई 2px। पाई क्यों रहेगा, पाई इसलिए नाम रहेगा क्योंकि अब ओवरलैपिंग कैसी हुई है, अब ओवरलैपिंग साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई है। और हमेशा जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो वहां पे जो मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे वो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, या उन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को हम पाई साइन से डिनोट करेंगे। और ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बना ये कैसा मोलिकुलर ऑर्बिटल रहेगा, तो ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स रहेगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल रहेगा। क्यों बॉन्डिंग रहेगा, क्योंकि सेम सेम साइन में ओवरलैपिंग हुई है। ओवरलैपिंग कैसी हुई है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू ओवरलैपिंग हुई है। अब अगर मान लो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ओवरलैपिंग हो या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो साइन अब आपका चेंज हो जाएगा, यानी कि एक पॉजिटिव साइन और एक नेगेटिव साइन के बीच में ओवरलैपिंग होगी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। और अब जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेगा वो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कैसा बनेगा, तो वो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेगा एंटी बॉन्डिंग, और उसका कुछ शेप इस तरह से रहेगा। देखिए आप कुछ इस तरह से दिखेगा और इसमें दो नोडल प्लेन रहेंगे, इसमें दो नोडल प्लेन रहेंगे, इसके साइन कुछ इस तरह से रहेंगे। और इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा पाई स्टार 2px। और ये रहेगा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो यहां से आपने देखा कि किस किस तरह से ओवरलैपिंग हो सकती है। जब दो एसएस या वन एस एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होगी तो किस तरह से दो मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। जब एक एस और एक पीजेड में ओवरलैपिंग होगी तो किस तरह से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। जब एक px और px में ओवरलैपिंग होगी तो किस तरह से एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब हमने यहाँ पे px की जगह हम py भी बोल सकते हैं, क्योंकि py जो मोलिकुलर एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहेंगे उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में भी इसी तरह की ओवरलैपिंग होगी, यानी कि साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी और इसी तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे, बस यहाँ पे नाम चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो आपका पाई स्टार 2px था वहां पे पाई स्टार 2py हो जाएगा, यहाँ पे आपका पाई 2px की जगह पाई 2py हो जाएगा, यानी कि px और py में सेम तरह से ओवरलैपिंग होगी। तो यहां से हमने देखा कि कब आपका किस तरह से एंटी बॉन्डिंग बनेगा, किस तरह से बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेगा और उनके नाम किस तरह से रहेंगे, स्ट्रक्चर किस तरह से रहेंगे। और हमने एक और यहाँ पे बात करी कि नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कब बनेंगे। अब अगर मान लो आप देखो कि एक आपका pz का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है और आपका ये मान लो px और pz, तो इनमें भी जब ओवरलैपिंग होगी या इनमें भी जब इंटरफेरेंस होगा तो जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्यों नॉन बॉन्डिंग बनेंगे, क्योंकि सिमेट्री अलग है, प्लेन अलग है, इनके प्लेन डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में है और डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में तो ओवरलैपिंग होती नहीं है। और जिनमें ओवरलैपिंग नहीं होगी और जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे उन्हें हमने नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो ये तो हमने टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पढ़ाई। यहाँ से आपको किस तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के वो आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ हमारे जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स है वो क्या क्या होते हैं। तो तीन टाइप के मोलिकुलर ऑर्बिटल हमने देख लिए, अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा। और हम इसे डिस्कस कर लेते हैं कि तीन तरह के हमारे जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉन्डिंग
बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की, कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कब बनेंगे आपके, तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आपके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेंगे। प्लस जो आपके बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स रहेंगे उनकी जो एनर्जी रहेगी वो एनर्जी आपके जो पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल है उनसे कम रहेगी। और जो आपके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बने हैं, इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को आप सिग्मा और पाई से डिनोट करते हैं। इसके बाद में आपने एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाया, यानी सेकंड टाइप के आपके जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स रहेंगे वो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आपके कौन से रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कब फॉर्म होंगे आपके, तो वो फॉर्म होंगे आपके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स रहेंगे वो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपके जो पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहेगी उससे ज्यादा रहेगी, पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी ज्यादा रहेगी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की। और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को आप किस साइन से दर्शाएंगे, वह आप दर्शाएंगे सिग्मा स्टार और पाई स्टार। सब सिग्मा स्टार कब बनेगा, पाई स्टार कब बनेगा, तो वो हमने देखा जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी तो आपका सिग्मा स्टार बनेगा, और आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी तो पाई स्टार बनेगा। ये बात हमने लास्ट अभी जस्ट कर ली है। इसके बाद में आपने नॉन बॉन्डिंग की बात करी कि नॉन बॉन्डिंग कब बनेंगे, नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल थर्ड टाइप के आपके मोलिकुलर ऑर्बिटल है, तो नॉन बॉन्डिंग कब बनेंगे, तो नॉन बॉन्डिंग जब बनेंगे जब ऐसे ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होगी, जब ऐसे ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होगी। इसे आपको समझना बहुत जरूरी है कि नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कब बनेंगे, तो कब कब बन सकते हैं, तो जब जब बनेंगे जब डिफरेंट प्लेन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ओवरलैप करें, डिफरेंट प्लेन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करें तो आपके नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। प्लस डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें तो आपके नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। प्लस एक चीज और है यहाँ पे, कब आपके नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स किन्हें कहेंगे आप, तो ऐसे ऑर्बिटल्स जो कि बहुत ज्यादा इनर शेल में हो, बहुत ज्यादा इनर ऑर्बिटल्स हो, इनर ऑर्बिटल्स, या इसे हम बोल सकते हैं मोर इनर, बहुत ज्यादा इनर, मोर इनर हो, जो बहुत ज्यादा अंदर हो। और उनके अंदर होने से क्या होगा, देखिए आप यहाँ पे एक हम एग्जांपल से इसे समझ लेते हैं। मान लो दो ऐसे एटम्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है या बॉन्डिंग हो रही है। मान लो इसका ये न्यूक्लियस एटम, एक न्यूक्लियस, ये एटम बी का न्यूक्लियस है, इसके भी हम ए बोल देते हैं, इसे हम एटम बी बोल देते हैं। और इन एटम ए और एटम बी में नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं और इनमें कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग हुई, कुछ इस तरह से ये एक दूसरे के क्लोज आए। तो इनमें जब ये क्लोजिंग हुई, ये जब एक दूसरे के क्लोज आए तो इनकी जो इनर शेल थी, इनर जो शेल थी, सबसे अंदर वाली जो शेल थी, उनके ये इतने क्लोज नहीं आ पाए, उनके जो ऑर्बिटल्स थे उनमें ओवरलैपिंग ही नहीं हुई, वो ओवरलैप ही नहीं कर पाए इनर शेल के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अंदर थे, बहुत ज़्यादा क्लोज थे न्यूक्लियस के। तो ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है एटम ए और एटम बी के बीच में, ये जो इनकी बाहर बाहर की जो शेल थी, सेकंड सेल से आप मान सकते हो, फर्स्ट सेल में इनमें ओवरलैप नहीं कर पाए, फर्स्ट सेल के जो ऑर्बिटल्स थे, सेकंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल के ही ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग हुई और बॉन्डिंग हो गई। तो जब बहुत ज़्यादा सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स वाले एटम्स में जब ओवरलैपिंग होती है तो उस एटम्स के या उन एटम्स के जो इनर वाले ऑर्बिटल्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के फॉर्मेशंस में, और उन ऑर्बिटल्स को, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कब कब फॉर्म हो सकते हैं। तो 3 डिफरेंट वे है इसके फॉर्म होने के, जब वो डिफरेंट प्लेन के हो और ओवरलैप करे, या वो डिफरेंट प्लेन के हो और मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म करे, जब उनकी एनर्जी डिफरेंट हो तब वो मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म करे, या वो जब इनर शेल में या इनर ऑर्बिटल वाले एटॉमिक ऑर्बिटल हो तो उनसे जो मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे उन्हें हम नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी की, और ये जो हम मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म किए हैं इनका जो कॉन्फ़िगरेशंस रहेगा उस कॉन्फ़िगरेशंस की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि हम जो पढ़ रहे हैं एमओटी वो हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें अब मॉलिक्यूल्स का कॉन्फ़िगरेशंस लिखना है। जिस तरह से हम एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं, एटम्स का हम 1s 2s 2p हम इस तरह से जिस जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं उसी तरह से हम मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं। क्यों लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? क्योंकि जब हमें किसी भी एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पता होता है तो उस एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें उस एटम्स की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाती है, उस एटम्स की पूरी इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाती है। तो अगर हमें क्या मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पता रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास किसी मॉलिक्यूल्स का रहेगा, तो हमें उस मॉलिक्यूल्स की सारी इंफॉर्मेशन, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पता नहीं चल सकती? बिल्कुल पता चल सकती। इसीलिए हम अब मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे। अभी तो हमने यहाँ पे देखा डिफरेंट एनर्जी लेवल्स या डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के, किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कितनी रहेगी, किन की एनर्जी ज़्यादा रहेगी, किन की कम रहेगी, उसकी हमने बात करी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की, या इसे हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी की। तो चलिए उसकी बात करते हैं, इसे रफ कर लेते हैं थोड़ा। तो स्टेबिलिटी की बात करें कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, तो अभी हमने यहाँ पे बात करी थी कि जो हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है कंपैरेटिवली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। तो जो हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रहेंगे उनकी एनर्जी कम, यानी जिनकी एनर्जी कम रहती है वो ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। यानी कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रहेंगे, बॉन्डिंग जो रहेंगे वो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे या मोर स्टेबल रहेंगे, जबकि जो एंटी बॉन्डिंग रहेंगे वो लेस स्टेबल रहेंगे। अब बात आती है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशंस बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का या मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनों का जो हम कॉन्फ़िगरेशंस बनाएंगे, ये कॉन्फ़िगरेशंस किस तरह का रहेगा? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मॉलिक्यूल का भी उसी तरह से रहेगा जिस तरह से हम एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं। बस यहाँ पे कुछ साइन बदल जाएंगे, और वो साइन कौन से रहेंगे? तो वो साइन आपके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आए हैं, सिग्मा पाई, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, वो आपके साइन आ जाएंगे। तो हम किसी भी एटम्स का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते थे तो किस तरह से लिखते थे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, और उसके लिखने का जो क्रम रहता था या जो लिखने का हमारा रूल फॉलो होता था, वो रूल क्या था कि वो हम लिखते थे एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी कि सबसे पहले हम उस एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लिखते थे जिसकी एनर्जी कम रहती है, सबसे कम एटॉमिक एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को सबसे पहले लिखते थे, और फिर हम जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती थी उनका क्रम हम लिखते जाते थे। सेम हम यहाँ पर भी ऐसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को लिखेंगे जिसकी एनर्जी सबसे मिनिमम रहेगी, और सबसे मिनिमम एनर्जी किस एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की रहेगी, तो सबसे कम एनर्जी उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की रहेगी जिसके पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम थी। तो सबसे पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स में सबसे कम एनर्जी वाला कौन सा ऑर्बिटल्स रहता है? तो 1s रहता है, फिर इसके बाद में 2s रहता है, 2p रहता है, 3s रहता है, इस तरह से चलते जाते हैं। तो इसी तरह से भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आएगा। चलिए उसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आप लिख रहे हो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में जो 14 इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से जो कम 14 या 14 से कम यानी कि 10, 8, 9, 7 वाले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वाले मॉलिक्यूल्स रहेगा उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस रहेगा मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो डिफरेंट रहेगा, और जो 14 के बाद वाले इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस रहेगा वो अलग रहेगा। अलग क्यों रहेगा उसकी भी हम आपको रीज़न बताएंगे। पहले हम दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख लेते हैं,
फिर हम बताते हैं कि उनके डिफरेंट डिफरेंट होने का रीज़न क्या है। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं 14 से ज़्यादा वाले का, हम पहले लिख लेते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से ज़्यादा हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा हो। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेते हैं पहले, सिग्मा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, या इसे अभी यहाँ पे आप 2 नहीं लिखिए क्योंकि S में भी 2 आएंगे और P में भी, P में 3 आपके रहते हैं, Px, Py और Pz, और हर एक ऑर्बिटल्स में आपके 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो सिग्मा 1s2, इससे ज़्यादा एनर्जी रहेगी आपकी सिग्मा स्टार 1s, इसके बाद में आपका आएगा सिग्मा 2s, फिर आएगा आपका सिग्मा स्टार 2s, इसके बाद में आपका आएगा, अभी हम 14 से ज़्यादा वाला लिख रहे हैं, यहाँ तक दोनों के 14 से कम वाले मॉलिक्यूल्स के भी सेम रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वालों का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। तो अभी हम ज़्यादा वाले का लिख रहे हैं। इसके बाद में कौन सा आना चाहिए, इसके बाद में आपका आना चाहिए सिग्मा 2pz, क्योंकि जो 2pz रहता है वो हमने देखा अभी कि वो सिग्मा फॉर्मेशंस करता है, सिग्मा ऑर्बिटल्स बनाता है और सिग्मा की एनर्जी पाई से कम होती है। ठीक है, तो ये आया। इसके बाद में जो आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, वो आएंगे पाई 2px और पाई 2py, क्योंकि 2p जो रहते हैं 2px और 2py, उनमें जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आपके पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो यहाँ पे जो अब आपके मोलिकुलर ऑर्बिटल आएंगे वो आएंगे पाई, नीचे लिख लेते हैं इसको हम यहाँ से जस्ट नीचे, पाई 2px इक्वल में एनर्जी रहेगी पाई 2py की, इन दोनों की एनर्जी इक्वल रहेगी, बिल्कुल इक्वल एनर्जी रहेगी। क्यों एनर्जी इक्वल रहेगी, क्योंकि जो आपके x है px और py वो सेम मैनर में ओवरलैपिंग करते हैं, इसलिए उनकी एनर्जी भी सेम रहेगी। इसके बाद में जो एनर्जी रहेगी वो एनर्जी किसकी रहेगी, पाई स्टार 2px, और इनके जो पाई स्टार वाले जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स रहेंगे, उनकी एनर्जी भी सेम मैनर में रहेगी। और इसके बाद में आएगा आपका सिग्मा स्टार 2pz। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस किसका हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हो गया उन मॉलिक्यूल्स का जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा है। चलिए इसके बाद में लिख लेते हैं हम 14 से कम वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वाले मॉलिक्यूल्स के लिए। चलिए जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम है। अब ये यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, ऊपर नीचे लिखा है तो एक काम करते हैं, इसे हम एक ही लाइन में लिख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पास पास में लिख लेते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, इसे रफ कर लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 14 से ज़्यादा वाले इलेक्ट्रॉन का। अब 14 से कम वालों का लिख लेते हैं हम, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, फिर आएगा सिग्मा स्टार 2s। यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो दोनों का सेम। अब यहाँ पे चेंज हो जाता है, अब यहाँ पे जो आपका 2pz आना चाहिए था वो 2pz नहीं आता और उसकी जगह पे आ जाते हैं पाई 2px और पाई 2py। क्यों आ जाते हैं उसका भी रीज़न हम आपको बताते हैं, इसे पहले लिख लेते हैं, पाई 2px और सेम एनर्जी के साथ में रहेंगे पाई 2py दोनों, और इसके बाद आपका आता है सिग्मा 2pz। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब 14 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उससे जो पहले इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं 14 इलेक्ट्रॉन तक की बात करते हैं हम, तो जब नाइट्रोजन जो आपका रहता है, नाइट्रोजन का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा होगा, तो उसमें जो p जो शेल रहती है, p जो ऑर्बिटल्स रहते हैं, शेल नहीं ऑर्बिटल्स जो रहते हैं, उनमें जो सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो अनपेयर्ड रहते हैं नाइट्रोजन तक। देखो 14 इलेक्ट्रॉन कहाँ तक आते हैं, नाइट्रोजन तक, नाइट्रोजन तक 14, नाइट्रोजन में टोटल एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन और 2 नाइट्रोजन में मिलकर 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन होने तक
सारे जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं p ऑर्बिटल्स में, सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। 14 के बाद में यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, 14 के बाद यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो पेयरिंग जब होगी तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनमें एक्स्ट्रा रिपल्शन आ जाता है, एक्स्ट्रा रिपल्शन आ जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे जो pz जो ऑर्बिटल से रहता है उस pz में एक्स्ट्रा रिपल्शन आने से उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और उसकी एनर्जी बढ़ने से वो जो ऑर्बिटल से रहता है उसमें px और py से उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और वो px और py के बाद आ जाता है उसका एनर्जी लेवल। एक रीजन तो ये हो गया। एक रीजन और जो आपका pz है उसके बाद में आने का या उसकी एनर्जी हायर होने का एक और रीजन क्या है कि जो आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसके पहले वाले 14 या 14 से पहले वाले जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनमें s और p की जो मिक्सिंग होती है, s और p ऑर्बिटल्स की जो मिक्सिंग होती है। अब s और p की जो मिक्सिंग होती है तो इस मिक्सिंग में दो तरह के ऑर्बिटल्स बनेंगे, आपको पता है। तो इसमें एक तो ऑर्बिटल्स आपका s कैरेक्टर वाला बनेगा और एक ऑर्बिटल्स आपका p कैरेक्टर वाला बनेगा, और ये जो p कैरेक्टर है ये कौन सा है, pz वाला कैरेक्टर है। तो जब ये मिक्सिंग होती है तो इस मिक्सिंग में जो s ऑर्बिटल से रहता है, s ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी काफी कम हो जाती है, उसकी एनर्जी काफी कम हो जाती है। भाई सीधी सी बात है, जब दो ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं तो उससे दो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं तो एक की एनर्जी ज्यादा बनेगी, एक की एनर्जी कम बनेगी। तो s जो रहता है उसकी एनर्जी काफी कम हो जाती है, और s की एनर्जी काफी कम होने से p जो z रहता है उसकी एनर्जी काफी बढ़ जाती है, pz की एनर्जी काफी इंक्रीज हो जाती है। और pz की एनर्जी इंक्रीज होने से जो मिक्सिंग हुई है, sp की जो मिक्सिंग हुई है, उस मिक्सिंग में pz जो ऑर्बिटल से रहता है उसकी एनर्जी हाई हो जाती है, इसलिए उसकी जो एनर्जी रहेगी वो पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई से ज्यादा हो जाती है। इसलिए यहाँ पे हम 14 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रहता है, 14 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल्स का जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है उसमें हम सिग्मा टू पी जेड को बाद में लिखते हैं पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई से। आपको यहां से रीजन समझ में आया होगा, इसके दो कारण हैं। चलिए इसके बाद में कौन सा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे, तो इसके बाद में आपके आएंगे वही आएंगे दोनों आपके पाई स्टार टू पी एक्स इक्वल पाई स्टार टू पी वाई, एंड लास्ट में आपका आएगा सिग्मा स्टार टू पी जेड। तो ये दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए। 14 से कम वाले के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस रहेगा, और 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वालों के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस रहेगा। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक सिग्मा स्टार तक सेम रहेगा, और इसमें भी यहाँ तक सेम रहने वाला है। सिग्मा स्टार 2s तक सेम रहेगा, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से बदल जाएगा। एक में आपका 2pz है वो पाई 2px और पाई 2py से पहले आ जाएगा, और एक में आपका सिग्मा 2pz है वो बाद में आ जाएगा पाई 2px और पाई 2py से। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखा है इसमें कुछ ऑर्बिटल्स तो आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है और कुछ ऑर्बिटल्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। यानी कि मॉलिक्यूल्स के जब आप इलेक्ट्रॉन फील करोगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एंटर होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जाएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर रहेगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनका नंबर, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन, और उन्हें हम दर्शाएंगे n b से लिखेंगे। और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जा रहे हैं उन्हें हम लिखेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वाले इलेक्ट्रॉनों को हम लिखेंगे n a से। अब जो मॉलिक्यूल्स रहेगा, अब जो कोई भी मॉलिक्यूल्स रहेगा वो कितना स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, वो डिसाइड होगी इन इलेक्ट्रॉनों से, नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उनसे, और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में मौजूद है उनके नंबर से। किस तरह से होगी देखिए आप,
अगर अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉनों से, तो वो जो मोलिक्यूल्स रहेगा वो स्टेबल रहेगा। वो मोलिक्यूल्स कैसा रहेगा? स्टेबल रहेगा। क्यों स्टेबल रहेगा? क्योंकि उस मोलिक्यूल्स में ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है जो कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है या बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। अब अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स की या बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या या नंबर एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम है, तो वो मॉलिक्यूल्स कैसा रहेगा? अनस्टेबल रहेगा। अनस्टेबल रहेगा। और अगर दोनों टाइप के ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल रहे, यानी कि बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन इक्वल रहे और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन इक्वल रहे, तो वो मॉलिक्यूल्स भी अनस्टेबल रहेगा। यानी कि मॉलिक्यूल्स को स्टेबल होने के लिए उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में ज्यादा होने चाहिए। अब यहां से ही आता है बॉन्ड ऑर्डर का क्रम या बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है वो आप समझिए। बॉन्ड ऑर्डर हमने आपको बता ही दिया कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। तो दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड फॉर्म हुए हैं उसे हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन अपॉन में 2। इससे निकाला जाता है बॉन्ड ऑर्डर। कुछ एग्जांपल लेके हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। चलिए एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का। अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल स्टेबल है कि नहीं है ये भी हम देखेंगे, और ऑक्सीजन के जो दो एटम हैं इनमें जो ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है इनमें कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है उसकी भी हम यहाँ से निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू। तो टोटल ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ने बॉन्ड फॉर्म किया, यानी कि टोटल जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है उसके पास में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हैं। अब 16 इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हम लेके चलेंगे? तो हम वो वाला कॉन्फ़िगरेशन लेके चलेंगे जिनमें 14 से ज़्यादा वाला इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन लेकर चलेंगे, यानी कि ऊपर वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लेकर चलेंगे। चलिए इस कॉन्फ़िगरेशन में हम 16 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो चलिए यहीं पे कर लेते हैं इसी कॉन्फ़िगरेशन में हम। तो सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह से सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह से 2-2 इलेक्ट्रॉन आप फिल करते जाइए जब तक आपके 16 इलेक्ट्रॉन पूरे ना हो जाए। कितने हो गए? 2, 2 4, 2 6, 2 8। इसी तरह से 2pz में 2 रख दिया आपने, 2px और 2py में 2 रख दिए, और आपने पाई स्टार 2px में भी 2 रख दिए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 12, 14 और 16 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। यानी कि आपके जो कहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए वो आपके कंप्लीट हुए हैं पाई स्टार 2px में 16 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से आप गिन लीजिए कि बॉन्डिंग में कितने गए हैं और एंटी बॉन्डिंग में कितने गए हैं। तो बॉन्डिंग के पहले गिन लीजिए, ये एक बॉन्डिंग यानी कि 2, यहाँ पे बॉन्डिंग 4, 6, 2 8 और 2 10, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन, 16 में से 10 इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग में गए हैं। बॉन्डिंग में कितने गए हैं? 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि बाकी के जो 6 हैं वो एंटी बॉन्डिंग में गए होंगे। एक बार गिन लीजिए आप आपकी तसल्ली के लिए। 2, 2 4 और कहाँ पे गए? 2 ये 6, यानी कि 6 आपके गए। माइनस कर दीजिए, अपॉन में आप लिख दीजिए 2, यानी कि आपके 10 तो जो इलेक्ट्रॉन गए हैं वो बॉन्डिंग में गए हैं और 6 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में गए हैं, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है एंटी बॉन्डिंग से, यानी कि आपका जो मॉलिक्यूल्स रहेगा O2 का वो स्टेबल है। अब हम यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का ये फॉर्मूला हमने फॉर्मूले में वैल्यू पहले ही पुट कर दी। 10 में से 6 गया तो आपका 4 अपॉन में 2, 2 से 4 कट गया और कितना आया आपका? 2 आपका बचा। यानी कि जो O2 का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2, यानी कि 2 O2 के जो एटम्स होते हैं उनमें 2 बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड चेक कर सकते हैं, यानी कि उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल
सकते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की मदद से हम उस डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में का कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से निकाल सकते हैं, किस तरह से उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, हम किस तरह से उसकी स्टेबिलिटी का पता कर सकते हैं और किस तरह से उस मॉलिक्यूल्स में हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकाल सकते हैं और किस तरह से हम उस जो डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है उसकी बॉन्ड लेंथ का पता कर सकते हैं। तो ये था हमारा एमओटी का लेक्चर। अब ये जो एमओटी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसके कुछ एप्लीकेशंस भी है। तो इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके एप्लीकेशंस यही हो सकते हैं कि यहाँ से हम मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स की हम स्टेबिलिटी का पता कर सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल्स कितना स्टेबल हो सकता है। हम यहाँ से बॉन्ड लेंथ पता कर सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या क्या हो सकती है, यानी कि यहाँ से डिफरेंट हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के एप्लीकेशंस भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में आपको एमओटी समझ में आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, किस तरह से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं और किस तरह से नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं और किस तरह से हम मॉलिक्यूल्स का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख सकते हैं, जिस तरह से हम एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते थे और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम मॉलिक्यूल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, इस वीडियो लेक्चर से आपको एमओटी को समझने में हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर को अपने उन दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए जो आपके साथ पढ़ते हैं, जो कि केमिस्ट्री फील्ड से हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी नए वीडियो अपलोड करें केमिस्ट्री से रिलेटेड तो आपके पास में नोटिफिकेशंस आते रहें। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।